हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए कि हाँ क्या दिक्कत है। आज से महेश बर्नवाल को एनसीईआरटी जो है ना 6 से लेकर 12 क्लास तक उसको लाए हैं। ठीक है, ये एक दिन बाद अल्टरनेट लाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा लेकिन इसमें बहुत फैक्ट मेंस और पीटी दोनों के व्यू के लेकर है। ठीक है, इससे मेंस भी और पीटी भी दोनों तैयारी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत क्या है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में हमको जानना है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत क्या है, मतलब कुल जमा अगर कहें तो क्या है ये। आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए का। ठीक है, देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में तो किसी भी अगर पुरातात्विक स्रोत को जानना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होता है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या, देखिए जो हाईलाइट कर दिए हैं वो तो इम्पोर्टेंट ही है, समझ लीजिए कि जो हाईलाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर पुरातात्विक स्रोत को जानना है तो उसके लिए क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य को जानने के लिए हमें देखिए अभिलेख की जरूरी है। सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन, अन्य वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। प्राचीन टीलों और खुदाई से प्राप्त होता है। ठीक है, ये सब जो है उससे हमको प्राचीन पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हमको जानकारी मिलता है। ठीक है, और देखिए देखिए और क्या है, टीला क्या होता है, तो टीला वो चीज है जो जैसे जमीन के कुछ भाग ऊंचा हुआ है, उठा हुआ है, उसको हम टीला कहते हैं। टीला की खोदाई से भी कुछ वहां से प्राप्त होता है। एकल संक्रमणीय, मुख्य संक्रमणीय और बहु संक्रमणीय होता है, सांस्कृतिक होता है। ठीक है, एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहु सांस्कृतिक होता है। ठीक है, देखिए टीला होता है, टीला की खुदाई दो तरह से की जाती है। देखिए टीला की जो खुदाई है ना वो दो तरह से किया जाता है। क्या क्या किया जाता है दो तरह से टीला की खुदाई? तो एक हो गया अनुलंब और एक हो गया क्षैतिज। अनुलंब की मतलब जो सीधे मतलब खड़ी खोद किया जा सके, और क्षैतिज के मतलब जो तिरछे खोद किया जा सके, उसको हम टीला बोलते हैं। ठीक है, उससे हमको कुछ प्राप्त मिलता है, साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और उससे पुरातात्विक साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। क्षैतिज है, देखिए। और क्या है, पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खनन से ऐसा नगरों का पता चलता है कि जिसकी स्थान लगभग ये 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, उत्खनन से हमें गंगा की घाटी, देखिए उत्खनन से हमें क्या मिलता है, देखिए गंगा की घाटी के विकसित भौगोलिक सांस्कृतिक के विषय में भी जानकारी मिलता है। ठीक है, गंगा की जो घाटी है उसको विकसित सांस्कृतिक के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, देखिए उसका ढाल कैसा होता है, देखिए उसका ढाल, देखिए ढाल किसी, देखिए मृद भांड में लाते हैं, मृद भांड में लाते, देखिए मृद भांड किस प्रकार के घरों में रहता है। देखिए इसके क्या क्या चीज, देखिए मृद भांड से पता चलेगा किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन की अनाजों को उपयोग कैसे करते थे, किस प्रकार के औजार थे, हथियार थे, वे सब के बारे में वहां से हमको पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए और आगे देखिए ऐतिहासिक जो स्रोत है ना, स्रोत का मतलब क्या होता है, स्रोत का मतलब कि जो हम किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, क्या क्या चीज हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानना है। देखिए दक्षिण भारत के कुछ लोग, जो दक्षिण भारत के जो दक्षिण भारत है, तो वहाँ के मृत व्यक्तियों के सब के साथ, देखिए जो मृत व्यक्ति था उसको सब के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाए गए थे। ठीक है, जब वो दक्षिण भारत में जो वहाँ मर जाते थे लोग, उनके साथ क्या क्या दफना जाते थे, मतलब वहाँ पे औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन वगैरह सब साथ में दफना दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। ठीक है, इसके उपरांत एक घरों में बड़े बड़े पत्थर खड़े, और देखिए बड़े बड़े पत्थर खड़ा कर देते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी मेगालिथिस कहते हैं। ठीक है, महापाषाण या मेगालिथिस कहते हैं। ठीक है, मेगालिथिस कहाँ, जो मतलब मृत्यु होगा उसके साथ दफना दिए बर्तन वगैरह जो भी है उसको हम मेगालिथिस कहते हैं। देखिए प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों को उत्खनन कर वहां से प्राप्त सम्मान एवं कलाकृति के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण, पुरातात्विक विज्ञान, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी हम बोलते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी जो हम पता करते हैं कि क्या क्या चीज। देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है, रेडियो कार्बन डेटिंग, जिससे हमको पता चलता है कि कौन वस्तु कितना पुराना है। ठीक है, कौन वस्तु कितना पुराना है। और देखिए ठीक है, देखिए कार्बन या कार्बन 40 कार्बन का रेडियो धार्मिक रेडियो एक्टिव
ठीक है। कार्बन का रेडियो धार्मिक रेडियो एक्टिव में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। इस सजीव वस्तुओं में ये सब रहता है, ठीक है। सजीव वस्तुओं में ये रहता है, क्या क्या रहता है, तो रेडियो धार्मिक यानी आइसोटोप या फिर समस्थानिक, ठीक है। इससे पता चलता है कि कौन कितना पुराना वस्तु है, ठीक है। किसी प्राचीन वस्तुओं में विद्यमान कार्बन 14 के आई कमी माप कर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। देखिए, अगर कोई वस्तु नापते हैं तो उसमें कार्बन 14 की आई कमी के माप के हम उसको पता करते हैं कि ये कितना पुराना है, ठीक है। ये पौधे के अवशेष का परीक्षण कर विशेष प्रांगणों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति द्वारा इतिहास जाना जाता है। जलवायु के वनस्पति द्वारा इतिहास जाना जाता है, ठीक है। ये उतना नहीं, देखिए अब यहाँ से देखिए, देखिए सिक्के क्या है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको न्यूमेस्मेटिक कहते हैं, ठीक है। मुद्राओं बनावट एवं उसमें प्रयुक्त धातुओं को मात्रा आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुद्रा धातुओं की बनाई जाती थी। देखिए, जो उस टाइम जो मुद्रा बनता था, सिक्का बनता था, वो किस चीज का बनाता था, तो अधिकांश धातुओं का बनता था। उसके लिए फिर ढाला जाता था, ठीक है। किस चीज का, प्राचीन आधुनिक धातुओं का बनता था, ठीक है। जिस सिक्कों एवं मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था। देखिए, कोई सिक्का बना है, उस पर कोई लेख नहीं है, ठीक है, कोई लेख नहीं है, केवल आकृति है, केवल आकृति विद्यमान है। उसे क्या कहते थे, पंचमार्ग या आहत सिक्के कहते थे, ठीक है। कोई सिक्का बना है, उस पर कोई भी आकृति नहीं है, लेख नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, केवल आकृति विद्यमान है। जो केवल आकृति, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, केवल आकृति, उसको पंचमार्ग सिक्का या हाथ सिक्का कहते हैं, कहा जाता है। भारत में पुरातात्विक खुदाई से देखिए, तांबे, चांदी, सोने, शीशे के सिक्के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं, ठीक है। देखिए, ये सब जो तांबे, चांदी, सोने के जो सिक्के होते थे, इसको ढालने के लिए आकृति यानी सिक्कों के सांचे बहुत मात्रा में मिले हैं, ठीक है। इसमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल में मिले हैं, सबसे अधिक कुषाण काल में मिले, ठीक है। सबसे अधिक सोने के सिक्के भी इसी काल में मिले थे, कुषाण काल में, अर्थात ईसा के आरंभिक 3री सदी में, ठीक है। 3री सदी के बाद कह रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ आरंभिक सिक्के पर कुछ प्रतीक मिले हैं, जो परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथि भी उल्लेखित किए गए हैं, ठीक है। उसमें नाम और तिथि भी उल्लेखित किया गया राजाओं के बारे में। देखिए, यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों को लेख एवं तिथि उत्कृष्ट किया था। देखिए, जो यूनानी शासक सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख और तिथि उत्कृष्ट किए थे, यानी खुदवाए थे, ठीक है। कौन थे, तो ये यूनानी थे, ठीक है। सिक्कों का उपयोग दान, दक्षिण, खरीद बिक्री एवं वेतन मजदूरी में किया जाता था, ठीक है। जो आज चलता फिरता बात है, ठीक है, इसी तरह करते थे, ठीक है। भुगतान में होता था, इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। सिक्कों का बहुत योगदान है। और देखिए, भारत में सर्वप्रथम सिक्के मौर्य काल में हुआ, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सिक्के मौर्य काल के मिले हैं, जो कि विशेष शीशे, पोर्टीज, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित थे, ठीक है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए। देखिए, गुप्त जो शासक थे, गुप्त सबसे अधिक किस चीज का, सोने के सिक्के जारी किए, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने। देखिए, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, कुषाणों ने जारी किए। ठीक है, यहाँ से जो भी सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको लिखिए ताकि आपको किसी तरह का क्वेश्चन छूटे ना सके। ठीक है, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुआ। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने जारी किए। ठीक है, प्रचलित किए। सातवाहन ने शासकों ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए। शीशे के सर्वाधिक किसने किए, तो सातवाहन ने किए। ठीक है, सातवाहन ने सबसे अधिक शीशे किस चीज के जारी किए, तो ये किए आपको, ये आपको किए शीशे का। ठीक है, देखिए और आगे देखिए अभिलेख। अभिलेख क्या है, ठीक है, अभिलेख के बारे में जानना है। ठीक है, देखिए ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो ये दिक्कत करेगा। हाँ, अभिलेख देखिए, अभिलेख सिक्के से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इसके अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, देखिए एपिग्राफी किसको कहते हैं, जो अभिलेख सिक्के से उत्कृष्ट है या एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजोइक प्राप्त से, ठीक है, बोगाजोइक से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण और मित्र, नास्तय नामक वैदिक देवताओं का के नाम भी मिले हैं। ठीक है, देखिए
ये है, देखिए, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन सिक्के मध्य एशिया के बोगाजोइक से प्राप्त हुए। ठीक है, किससे प्राप्त हुए? तो बोगाजोइक से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नास्तिक नामक वैदिक देवताओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और देखिए, ये है जो आपको, इससे पहले कि आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, देखिए, अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पुरालिपिक एज, यानी पेलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा? इसमें आपको मिल जाएगा स्तूप, चट्टान और ताम्र पात्र पर मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंट और मूर्तियां पर भी मिलते हैं। देखिए, ये सब जो है ना, वहां से इसका मिलता है प्रमाण। ठीक है, आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में था। देखिए, जो आरंभिक जो अभिलेख था वो प्राकृतिक भाषा में है, तथा यह ईसा पूर्व 3वीं सदी के है। अभिलेखों में संस्कृत ईसा की 2री शताब्दी, देखिए, संस्कृत भाषा ईसवी की 2री शताब्दी में मिले हैं। ठीक है, संस्कृत की 2री शताब्दी में मिले हैं। ये सब जो भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए, समझिए। देखिए, यहां से आपको हम देखिए प्राचीन इतिहास के स्रोत, इसका इतिहास के स्रोत क्या क्या होता है? तो साहित्य साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक में मिल जाएगा अभिलेख, आपको पुरातात्विक अभिलेख मिल जाएगा, मुद्रा मिल जाएगा, स्मारक भवन मिल जाएगा और मूर्ति वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए, साहित्य में क्या आ जाएगा? धार्मिक साहित्य और लैखिक साहित्य। लैखिक में आपको ऐतिहासिक साहित्य आ जाएगा, जीवनी ग्रंथ आ जाएगा और अल्प साहित्य आ जाएगा। ठीक है, देखिए, और आपको आ जाएगा, देखिए, ब्राह्मणी साहित्य में क्या क्या आ जाएगा? ब्राह्मणी में वेद आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, आरण्यक आ जाएगा, पुराण आ जाएगा, स्मृति आ जाएगा और रामायण आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा। ठीक है, ये सब आ जाएगा ब्राह्मण साहित्य में। ठीक है, ब्रह्मोत्तर में आ जाएगा बौद्ध और जैन आ जाएगा। ब्रह्मोत्तर में 2 आ जाएगा, बौद्ध और जैन। ठीक है, और देखिए, और आपको आ जाएगा विदेशी यात्रा। जो विदेशी यात्रा विवरण है ना, विदेशी जो विदेश लोग से आए उसके बारे में देखिए विवरण यहाँ से आपको मिलता है। ठीक है, विदेशी विवरण के बारे में यहाँ से। ठीक है, देखिए, यूनानी रोमन आए, चीनी लेखक आए और अरबी लेखक आए। तो आपको यूनानी लेखक में कौन कौन आ गए? तो ये आ गए ये आपको आ गए हैं टेसियस ईरान। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। सिकंदर के साथ कौन आए थे? सिकंदर के साथ निरियोकस आए थे। ठीक है, निरियोकस आए थे। मेगास्थनीज हैं जो इंडिका के लेखक हैं, और डाइमेकस है और डायोनेसियस है। ठीक है, टॉलमी जियोग्राफी का लेखक, पिलनी नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं। और देखिए, अरबी लेखक में आए 3 को। तो एक आए सुलेमान, एक आए अल मसूदी सुलेमान और एक आए अल-बिरूनी की पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है? अल-बिरूनी। ठीक है, अल-बिरूनी तहकीक-ए-हिंद के लेखक हैं। और देखिए यहाँ पे ये आपको है अभिलेख में प्रयुक्त लिपियां। देखिए, ब्राह्मणी लेखक इसके अशोक के द्वारा था। ठीक है, ब्राह्मणी अशोक के द्वारा है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि किसको बाएं से दाएं में लिखा जाता है, और खरोष्टी लिपि जो है कि दाएं से बाएं में लिखा जाता है। ठीक है, यूनानी एवं अरमाइक को ही हम यूनानी बोलते हैं, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अभिलेखों से लिपि के प्रयोग द्वारा हुआ है। ठीक है, और आगे देखिए, और आगे में आपको देखिए, मौर्य साम्राज्य अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। जो अशोक के अभिलेख हैं विभिन्न भागों से मिले हैं। ठीक है, जिसको सीमा, धर्म एवं शास्त्र नीति प्रकट करता है। ठीक है, देखिए, उदयगिरी से प्राप्त क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। उदयगिरी से क्या प्राप्त है? तो हाथी गुफा अभिलेख, जो कि कलिंग नरेश खारवेल। तो कलिंग के नरेश कौन थे? तो खारवेल थे। ये पूछता है कि उदय यानी हाथी गुफा अभिलेख कलिंग से है संबंधित से संदर्भ में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, शक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, शक जो थे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन थे। अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक है, रुद्रदामन से किसके बारे में जानकारी मिलता है? अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। ठीक है, और देखिए, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह प्रमुख लेख एवं शासक
क्या है, प्रमुख लेख एवं शासक के बारे में जानना है। ठीक है, देखिए ये है लेख, लेख है, ये शासक है। देखिए हाथी गुफा अभिलेख किसने बनाया, तो कलिंग नरेश खारवेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से पूछता ही पूछता है। तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख, नासिक गौतमी बलश्री। ठीक है, नासिक के गौतमी बलश्री। प्रयाग प्रयाग बोलते हैं, प्रयाग को समुद्रगुप्त। ठीक है, ये होल अभिलेख, ये होल से पुलकेशिक द्वितीयक, ये होल से कौन थे, पुलकेशिक द्वितीयक, ये होल पुलकेशिक द्वितीयक। ठीक है, पुलकेशिक द्वितीयक थे। और मंदसौर से कौन थे, मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, ग्वालियर से प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर से प्रतिहार नरेश भोज। अब भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त, भीतरी एवं जूनागढ़ से स्कंदगुप्त। और देवपाड़ा से बंगाल शासक विजय सेन, देवपाड़ा से कौन थे, बंगाल शासक विजय सेन। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से लिख कर याद करना है, ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, और देखिए ये सब उतना नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अवशिष्ट पुरातात्विक नासिक गृह अभिलेख के मध्य से धार्मिक साहित्य और उसके संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त कौन था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो समुद्रगुप्त की विजय एवं बीती राजाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त कौन है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। ठीक है, मौर्य, मौर्योत्तर एवं गुप्त ये अधिकांश अभिलेख कर्प्स एवं इंस्क्रियोप्लियोन इंडिकोम्स के द्वारा है। ठीक है, सबसे पुराना अभिलेख कौन है, ठीक है, सबसे पुराने अभिलेख में आपको आ जाएगा हड़प्पा संस्कृति की मोहरे। ठीक है, सबसे पुराने में हड़प्पा संस्कृति के मोहरे मिलते हैं, जो कि 2500 ईस्वी से मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, और देखिए हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जो हड़प्पा का है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, उसको जो पढ़ी नहीं गई उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है, जो हड़प्पा वाला है वो कैसा है, तो भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, और देखिए सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े गए हैं वो है 3री शताब्दी की अशोक वाला, अशोक के अभिलेख पढ़े गया है। ठीक है, कब पढ़ा गया है, तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे। किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसप ने 1837 में सर्वप्रथम पढ़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उत्तीर्ण पद पर थे, उच्च पद पर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को उच्च पद पर थे कि जेम्स प्रिंसप थे। ठीक है, और इसको देखिए, और इसको मैं आपको, हाँ देखिए इसका है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख एवं उसके स्थान। ठीक है, देखिए पुरातात्विक स्तंभ एवं उसके अभिलेख के बारे में। ठीक है, देखिए स्तंभ, स्थान, संबंध, व्यक्ति और समय। देखिए बौद्ध स्तंभ लेख, भारहूप अभिलेख राजा वसुदेव शुंग वंश के थे, गरुड़ स्तंभ लेख बेसनगर और भावभद्र और शुंग वंश के थे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, प्रयाग इलाहाबाद जो कि समुद्रगुप्त और गुप्तकालीन थे। ठीक है, यही पूछता है। और देखिए एरण्य अभिलेख, एरन से है, एरन कहाँ पे है आपका, एरन है आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में समुद्रगुप्त और गुप्तकालीन। ठीक है, मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य इसको बोला जाता है, और गुप्तकालीन। ठीक है, और देखिए मेहरौली जो है, मेहरौली आपको मेहरौली दिल्ली में पड़ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, और गुप्तकालीन। ठीक है, गुप्तकालीन हो जाएगा। ये आपको और है, देखिए और आपको आ जाएगा, देखिए भीलसाड़ स्तंभ लेख, भीलसाड़ एंड कुमार गुप्त और गुप्तकालीन। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी गुजरात गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, स्कंदगुप्त आ जाएगा, और गुप्तकालीन शासक बिहार स्तंभ। देखिए बिहार से पूछिए, बिहार शरीफ पटना, स्कंदगुप्त और गुप्तकालीन। ठीक है, देखिए और क्या कह रहा है, एरण्य अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख, एरन मध्य प्रदेश, गुप्त और गुप्तकालीन। देखिए एरन स्तंभ, एरन मध्य प्रदेश, भानुगुप्त और गुप्तकालीन। तारकुंड स्तंभ लेख, सिमोन और स्तंभ लेख जो कि गुप्तकालीन से संबंधित है। ठीक है, और देखिए और आपको आ जाएगा, और देखिए साहित्य और स्रोत, क्या है, साहित्य और स्रोत के बारे में। ठीक है, देखिए साहित्य और स्रोत के बारे में मोटा मोटी जान लीजिए
कि जो है देखिए, यद्यपि प्राचीन भारतीय को लिपि को 250 ईस्वी पूर्व में है, ठीक है। इसमें कुछ है जो अभी अंडरलाइन किया है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। भारत में पांडुलिपि भोजपात्र एवं ताड़पात्र पर लिखित है, ठीक है। भोजपात्र एवं ताड़पात्र पर है, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत में प्राकृतिक भाषा, देखिए मध्य एशिया में जहां भारत में प्राकृतिक भाषा फैल गई थी और पांडु मेघचर एवं काष्ठफल पर आधारित है, मेघचंद एवं काष्ठफलकार पर आधारित है, ठीक है। और संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडु लिपियां मिली है, परंतु इससे सर्वाधिक दक्षिण भारत एवं कश्मीर नेपाल से प्राप्त हुआ है। जो संस्कृत भाषा सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुआ है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में कौन कौन है, तो हिंदुओं के धार्मिक साहित्य वेद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है आदि सामान मिलते हैं। ऋग्वेद को जो है कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग का मान संकेत प्राप्त होते हैं। देखिए ऋग्वेद में अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणक, अरण्यक और उपनिषद है, ठीक है, जो की प्राप्त हुआ। देखिए ये आपको पूछेगा, ठीक है, वेद उपवेद एवं उसकी विशेषताएं, ठीक है। वेद में क्या क्या हुआ, वेद में आपको आ जाएगा ऋग्वेद, ठीक है, इसको पढ़ने में उपवेद होगा आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद हो जाएगा चिकित्सक शास्त्र से संबंधित है, विवरण इसका चिकित्सा शास्त्र में। यजुर्वेद धनुवेद बोलते हैं, यजुर्वेद को उपवेद धनुवेद है, ठीक है, जो बुद्ध काल से संबंधित है, ठीक है। सामवेद गंधर्व वेद से है, जो कला संस्कृति से संबंधित है। अथर्ववेद शिल्प वेद इसको बोलते हैं, जो कि भवन निर्माण एवं कला से संबंधित है, ठीक है। ये उतना नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए, ठीक है। वेदांग क्या है, वेदांग आपको वेदों का अर्थ समझने एवं सूक्तों को सही उचित उच्चारण के लिए वेद का रचना किया गया है, ठीक है। वेद का रचना देखिए वेदांग कितना वेदांग है आपको 6। तो वेदांग किसके लिए, देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूपण, छंद और ज्योतिषी है, ठीक है। देखिए सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण है, ठीक है। पाणिनि का व्याकरण क्या है, अष्टाध्यायी जो है, ठीक है, 450 ईस्वी के आसपास के लिखी गई था, ठीक है। पाणिनि के अनेक अपने समय के समाज, व्यवस्था और संस्कृति पर नजर प्रकाश डाला है, ठीक है। जो पाणिनि का संस्कृत भाषा में लिखा गया है वो क्या है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भाषा पर नजर पड़ा था, ठीक है, उस टाइम के। और देखिए, और आपको आ जाएगा महाभारत, जिसे महाभारत व्याकरण की कृतियां माना जाता है। संदर्भ में 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 4वीं शताब्दी तक है, ठीक है, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक है। आभास है, पहले इसमें केवल 8800 श्लोक, ठीक है। इसका नाम जय संहिता था, ठीक है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था, जिसका विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ है, ठीक है, विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ है। बाद में इसके श्लोक की संख्या बढ़ाकर 24 कर दिया गया, ठीक है। ये उन्होंने खूब पूछेगा। तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता, ठीक है, जय संहिता। वर्तमान में इसका महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक है, ठीक है। ये महाभारत के बारे में बताया गया है। सप्तसाहिक संहिता और महाभारत कहलाते हैं, ठीक है। राजनीतिक सामाजिक धार्मिक स्थितियां बनता है, ठीक है। वाल्मीकि रामायण क्या है, वाल्मीकि एवं रामायण के बारे में बताया गया है, ये आप लोग देख लीजिए। और आगे देखिए, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। जातक, यह जन्माष्टमी बोलते हैं इसको, जन्माष्टमी, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, घरेलू क्षैतिज गृह सूत्र या ये सब जो है संस्कृत वाला, ठीक है। देखिए प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में था, ठीक है, लिखा गया था। भाषा मगध अथवा दक्षिण बिहार में बोली जाती है, ठीक है। उस समय के मगध उत्तरी बिहार में पूर्वोत्तर, देखिए मगध उत्तरी बिहार में पूर्वोत्तर, ये सब उतना नहीं है, ठीक है। ये देखिए जातक कथाओं में है कि प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित है, ठीक है। बुद्ध के प्रत्येक पूर्व जन्म पर आधारित है। कल्पसूत्र लोक, ठीक है, कल्पसूत्र जो है कि बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित है।
जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुआ। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुआ? तो प्राकृतिक भाषा में हुआ। ठीक है। गुजरात के बलभीच नगर में, गुजरात का बलभीच नगर में, यहीं पे जैन के क्या हुआ था? तो अध्यक्षता किया गया था। ठीक है। धर्म सूत्र एवं टीकाएं तीनों धर्म शास्त्र से कहलाते हैं। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कि 15 अधिकार एवं खंडों में विभक्त है। ठीक है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकार और खंड में विभक्त है। इसमें से प्राचीन भारतीय देखिए कालिदास के काव्य और नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है। ये सब जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है जो कि संगम साहित्य से संबंधित है। ठीक है। ये सब देख लीजिएगा। देखिए, और ये संगम साहित्य या संगम साहित्य के नाम से जो जाना जाता है, देखिए उसके बारे में है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ देखिए, संगम साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ है उसके बारे में तोल्काप्पियरी शिल्पादिकारम है, मणि मेखले है। ठीक है। 3 वजह संगम साहित्य से संबंधित है। ठीक है। संगम ग्रंथ में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें उल्लेखित काव्य कावेरी पट्टनम का स्मृति पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित होता है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के संगम साहित्य कहा जाता। हमारा एकत्र प्रमुख स्रोत है। ठीक है। संगम साहित्य जिसको ये तोल्काप्पियर शिल्पादिकारम कहते हैं, और मणि मेखलार। ठीक है। सामाजिक वगैरह के बारे में जानकारी, विदेशी विवरण देखिए, जो विदेशी विवरण है उसके बारे में जानकारी मिलता है। यूनानी यात्री ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत हमला करने पर सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो कि सिकंदर महान के नाम से जाना जाता था। कि यूनानी विवरण का यह है सेंड्रोकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके राज्यरोहण की तिथि 322 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई थी। ठीक है। निर्धारित की गई थी व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि ग्रंथ के लिए सुदृढ़ आरंभिक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए। कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? तो यह थे मेगास्थनीज। इंडिका उन उदाहरणों के रूप में जाना जाता है। ठीक है। देखिए हेरोडोटस की इतिहास का पिता कहा जाता है, जो कि हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस के इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिकन थे। ठीक है। हिस्टोरिकन नामक पुस्तक लिखे थे। ठीक है। यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक पेरी प्लस ऑफ द एरियोथोलिसिक है। ठीक है। यूनानी भाषा के लेखक पेरी प्लस ऑफ द एरियोलिथिक सीज है, जो कि टॉलमी जियोग्राफी नामक पुस्तक है, भूगोल के और वाणिज्य के बारे में। ठीक है। वाणिज्य के बारे में है। ठीक है। और देखिए पेरी प्लस ऑफ द ये हो गया आपको, जिसमें लाल सागर फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापारियों को वृत्तांत मिलता है। ठीक है। पेरी प्लस ऑफ द इसमें मिलता है, क्योंकि 850 ईस्वी के मध्य हुआ था, जो लाल सागर में फारस की खाड़ी और हिंद महासागर से होने वाले रोमन साम्राज्य व्यापारियों के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है। अभी तुरंत पूछा था भारत में 67 में कि जो व्यापार रोमन करते थे वो किस जगह से करते थे या किससे करते थे। टॉलमी को जियोग्राफी 150 ईस्वी, टॉलमी जियोग्राफी 150 ईस्वी में पिलनी के नेचुरल हिस्ट्री, पिलनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री है। ठीक है। और लैटिन भाषा में, लैटिन या फिर इटली, इसको बोलते हैं अरबी भाषा। क्या बोलते हैं? अरबी भाषा। ठीक है। ये उतना नहीं। हाँ देखिए, ये आपको बहुत अच्छा से है, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छा जो कि पूछता है फैक्ट पीटी के लिए और मेंस के लिए भी इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ। ठीक है। चीनी पर्यटकों में प्रमुख थे। देखिए चीनी पर्यटकों में कौन थे? ये थे फाहियान थे, हेनसोंग थे, और दोनों बौद्ध के थे। बौद्ध तीर्थकों को संदर्भ में करते एवं बौद्ध धर्म के अध्ययन करने वाले थे। ठीक है। फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आए थे, जिनका पुस्तक है फो यू की रचना की थी। ठीक है। काल में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलता है इनसे। ठीक है। और देखिए और है
देखिए कॉस्मोस इंडिका प्लास्टिक या यूरोपीय यात्रा जो कि 535 ईस्वी में भारत आए थे, जो कि क्रिस्टियमस टोपोग्राफी कहलाते हैं। क्रिस्टियमस टोपोग्राफी नाम से ग्रंथ की रचना की थी। श्रीलंका के व्यापारिक संबंधी के वर्णन मिलता है हेनसोंग युवाओं चैन से हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आए थे। कौन? सीयू की, ठीक है, जो कि हेनसोंग के दरबार में आए थे। हेनसोंग की पुस्तक कौन है? सीयू की। और देखिए यहाँ से आपको इतना के बारे में जानकारी मिल जाएगा। चीनी लेखा का वर्णन, देखिए चीनी लेखा का वर्णन है, ठीक है। ये है आपको फाहियान बौद्ध भिक्षु थे, जो कि 399 से 414 तक रहते। भारत दशा का विवरण, इनका पुस्तक फो की है, भारत दशा का विवरण थे। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो कि 15 साल तक भारत में रहे थे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आकर रहे थे। और देखिए सुंग यू की, जो कि सुयुकी थे, सुयुकी जो कि 1512 से लेकर 1513 तक रहता है। हेनसोंग रहते 629 से 645 तक, इनका पुस्तक सीयुकी था, ठीक है। और देखिए और आपको यहाँ पे जो सीयुकी थे, जो कि 13 वर्ष रहे थे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में रहे थे, जो कि 6 वर्ष तक के अध्ययन किए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन किए थे, जिसके शिलादित्य कहलाते थे। सीली क्या है? सीली है। और इत्सिन की पुस्तक, इत्सिन कब रहे थे? तो इत्सिन रहे थे 633 से 675, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक थे, ये प्रसिद्ध भी बौद्ध भिक्षुक थे। और चीनी बौद्ध साहित्य नालंदा विश्वविद्यालय त्रिपिटक, देखिए चीनी बौद्ध साहित्य जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन कर रहे थे तथा इसके बारे में कहा जाता है कि यह त्रिपिटक यानी 400 ईस्वी तक अपने साथ ले गए थे, ठीक है। धार्मिक, आर्थिक एवं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विवरण मिलता है। चाउ जोकू जो है वो 1225 से लेकर 1254 तक रहा था। चू फोंग सी के बारे में, ठीक है। ये जो भी है ये क्या है आपका, ये पुस्तक है, ठीक है। ये खत्म हो गया, ठीक है। ये आपको क्या होगा? खत्म हो गया, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए वीडियो को देखिए और इससे नोट कीजिए। ये बहुत अच्छा किताब है और इससे पीटी और मेंस दोनों के आने की संभावना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आपको कोई भी यहाँ के बाहर नहीं आपको पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है।